अब बताओ, कौन नहीं आएगा मेरी कक्षा में? बोलो, अब चुप क्यों हो गए? ए, तू बोल। मैं आऊंगा मास्टर जी, रोज आऊंगा, एक भी दिन की छुट्टी नहीं करूंगा कसम से। चल, अब हाथ आगे कर। लेकिन मास्टर जी। आज 6 का पहाड़ा गलत लिखा था ना, तो उसकी सजा तो मिलेगी ना तुझे। आई आई माफ कर दो मास्टर जी। कई सालों के बाद। अब देखते हैं तुम ये सवाल कैसे हल करते हो। किसे दादाजी? इस वाले क्वेश्चन को? हाँ बेटा, इसका सही जवाब निकालना बहुत मुश्किल है। पता है, हमारे जमाने में तो बच्चे इस सवाल को देखते ही घबरा जाते थे। क्या बात कर रहे हैं दादाजी? मैं तो इसे ऐसे हल कर दूंगा, एक चुटकी में। अच्छा, करके दिखाओ तो जानूं। ठीक है फिर, ये देखो। राहुल ने झट से अपनी उंगलियों पर कुछ गिनती गिनी, 2-3 बार जोड़ा घटाया और कुछ ही सेकंड में उसने सवाल हल करके दिखा दिया और फिर झट से बोला, देखा दादाजी, कर दिया ना। अरे पर ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा सूत्र लगाया तुमने? रुको, मुझे जरा जांचने दो। हाँ देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए दादाजी। श्यामलाल ने अपने पोते राहुल के हाथ से उसकी कॉपी ली और अपना चश्मा ठीक करके उसके सवाल को चेक करने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो हैरान होते जा रहे थे। उन्होंने अपने जमाने का फॉर्मूला लगाकर काफी देर बाद जब सवाल का हल निकाला तो वो राहुल के हल के बिल्कुल बराबर था। और फिर अरे बाबू, तुमने ये कैसे किया? किसने सिखाया तुम्हें ये तरीका? ये तो बहुत आसान है और बिल्कुल सही भी है। दादाजी, मेरे क्लास टीचर है ना, विशाल सर, उन्होंने सिखाया मुझे ये तरीका। पता है, हमारे क्लास टीचर भी हैं और मैथ्स टीचर भी। अच्छा, और क्या क्या सिखाते हैं वो? दादाजी, वो सबसे अच्छे टीचर हैं। वो हमें पिकनिक ले जाते हैं, गाना सुनाते हैं और खेल खेल में पढ़ाई कराते हैं। जब से वो हमारे क्लास के क्लास टीचर बने ना, तब से सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। वो अपना अनुज है ना, वो तो सबसे फिसड्डी था पढ़ाई में। पिछले टेस्ट में तो उसके भी 80% नंबर आए थे। अच्छा, फिर तो वो बच्चों को बहुत मारते होंगे, बहुत अनुशासन में रखते होंगे सबको। नहीं दादाजी, उन्होंने तो आज तक किसी बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा दादाजी, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। हमारे विशाल सर कहते हैं, जितना पढ़ो उतना खेलो। ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ दादाजी। राहुल अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया और उधर श्यामलाल उसे जाते देख यही सोचने लगे कि ऐसा कौन सा टीचर है जो एग्जाम टाइम में भी बच्चों को पढ़ाई के अलावा खेलने को कह रहा है, और ऊपर से उनकी क्लास का सबसे कमजोर बच्चा भी अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। यही सोचते हुए 2 हफ्ते बीत गए और फिर राहुल की परीक्षाएं आ गई। परीक्षाओं में राहुल के बहुत ही अच्छे नंबर आए और वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। उस दिन राहुल भागता हुआ घर आया और सीधे अपने दादाजी के पास जाकर बोला, दादाजी, दादाजी, कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया? बहुत खुश लग रहा है। दादाजी, मैं क्लास में फर्स्ट आया। अरे वाह, मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। दादाजी, कल आपको मेरे स्कूल चलना है। हमारे स्कूल में कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे उन विशाल सर से भी जरूर मिलूंगा। अगले दिन श्यामलाल राहुल के स्कूल पहुंच गए। राहुल के पिता नहीं थे। बचपन से ही राहुल को उसके दादा श्यामलाल ने ही पाला था और अपनी पेंशन से वो राहुल को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। अपने पोते की अच्छी पढ़ाई और उसकी मेहनत देखकर वो बहुत ही खुश थे। उधर स्कूल पहुंचकर श्यामलाल सीधा राहुल की क्लास में पहुंचे। वहां बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बैठे हुए थे और सभी विशाल सर का इंतजार कर रहे थे। हर पेरेंट विशाल से मिलना चाहता था क्योंकि इस बार भी क्लास में कोई बच्चा 80% नंबर से नीचे नहीं लाया था। इस बारे में सारे पेरेंट्स आपस में बात भी कर रहे थे। तभी एक पतला दुबला सा नौजवान क्लास में एंटर हुआ। उसकी आंखों पर चश्मा था और हाथ में ढेर सारे गुलाब के फूल। विशाल जैसे ही क्लास में आया, सारे बच्चे आते ही विशाल से लिपट गए। विशाल ने सारे बच्चों को एक एक फूल दिया। एक बार फिर आप सारे बच्चों ने कमाल कर दिखाया। आप सभी के मम्मी पापा को आप पर फख्र है और मुझे भी आप सब पर बहुत नाज है। चलो, अब सब अपने अपने डेस्क पर बैठ जाओ और एक एक करके अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास आओ। एक एक करके सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ विशाल के पास आने लगे और फिर बारी आई श्यामलाल की। जैसे ही श्यामलाल विशाल के सामने आए, विशाल ने उन्हें घूर कर देखा और फौरन उनके पैरों में गिर पड़ा।
मास्टर जी, मैं विशाल, आपकी क्लास का सबसे नालायक बच्चा। अरे अरे, क्या कर रहे हो बेटा? खड़े हो जाओ। मास्टर जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही विशाल शर्मा हूँ जिसे आप रोज धूप में हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया करते थे। ये कक्षा में आने का वक्त है तुम्हारा, है? माफ कर दीजिए मास्टर जी, वो माँ के साथ काम कर रहा था तो थोड़ी सी देर हो गई। श्यामलाल ने विशाल के कोमल हाथों पर तड़ातड़ डंडे बरसाने शुरू कर दिए। अगले दिन फिर जब एक बच्चा लेट हुआ तो श्यामलाल ने उसके गालों पर एक के बाद एक 4-5 कसकर झापड़ रख दिए। पूरी क्लास श्यामलाल के नाम से खौफ खाती थी। श्यामलाल जहाँ से गुजरते थे वहाँ मौजूद बच्चे थर थर कांपते थे और उनके जाने के बाद अपने ही मास्टर जी को बुरा भला कहने लगते थे। एक दिन बच्चों की बातें श्यामलाल ने सुन ली। उस दिन तो उन्होंने सारे बच्चों को इतना मारा कि कई बच्चे रोते रोते अपने घर भाग गए और फिर कभी उस स्कूल में लौट कर नहीं आए। विशाल भी उनमें से एक ही था। अब पर तुम तो उन्हीं बच्चों में से एक थे ना जो उस दिन के बाद से कभी स्कूल नहीं लौटे? अब हाँ जी सर, वो कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी दोबारा आपके सामने आने की। लेकिन बाद में मुझे पता चला आपके बेटे के बारे में, तब मैं समझा कि आप इतने सख्त क्यों थे। दरअसल श्यामलाल का एक ही बेटा था। श्यामलाल अपने बेटे पर जान छिड़कते थे। कुछ भी हो जाए वो उसे कुछ नहीं कहते थे। इसी वजह से उनका इकलौता बेटा बिगड़ गया और वो बहुत ही छोटी उम्र से शराब पीने लगा। श्यामलाल ने उसे बहुत समझाया पर शराब के नशे में वो अपने पिता को ही भला बुरा कहने लगा। उनका बेटा उनके हाथों से निकल गया था। तभी से श्यामलाल ने तय किया कि वो किसी और बच्चे को ऐसे बिगड़ने नहीं देंगे। इसीलिए वो बच्चों पर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए थे। वो चाहते थे कि बच्चे अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाएं, पर उनकी ये सख्ती कब अत्याचार में बदल गई उन्हें खुद मालूम नहीं चला। लेकिन अब उनके खुद के स्टूडेंट विशाल ने उनकी सोच पूरी तरह से बदल दी थी। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। विशाल ने उनके आंसू पोंछे और आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। आंसू विशाल की आंखों में भी थे, लेकिन इस बार खुशी के। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।